Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने टॉपिक सर इंडो चाइना पाकिस्तान दैट इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द थ्री इकोनॉमीज के रिगार्डिंग आप लोगों ने लास्ट डिस्कशन की, जिसमें से अभी तक सबसे पहले अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन करूं विद सम डाटा जो आप लोगों ने यहाँ पे करा क्लियर। और इस टॉपिक में पर्टिकुलरली आप भी अपनी आदत बनाइए कि पेंसिल या पेन के साथ जो जो मेन कंटेंट है स्टार्टिंग से ही उसको अंडरलाइन करते रहिएगा। क्लियर। सबसे पहले सर ये जो तीन नेबर कंट्रीज हैं, तीन इकोनॉमीज हैं जो अपने आप में क्लियर, सबका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। क्लियर। जो कंटेंट आप लोगों को मिला मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट को टिक करूंगा। क्लियर। जो कंटेंट आपको मिला ऑल द थ्री कंट्रीज में, क्लियर, कि इन्होंने अपने 5 ईयर प्लान्स जो चाइना ने अनाउंस किए वो कब करे, 1953 में। इंडिया ने जो अनाउंस करा था 1951 में, एंड 56 में पाकिस्तान ने अपने ये 5 ईयर प्लान्स की जो पॉलिसी है, क्लियर, जिसको मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है अल्टीमेटली। प्लस तीनों में एक सिमिलैरिटी थी। क्या सिमिलैरिटी थी? कि सबने लीडिंग रोल जो प्रोवाइड करा, कोर इंपॉर्टेंट रोल जो प्रोवाइड करा, वो किसको प्रोवाइड करा? पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रोवाइड करा। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी इन्होंने नहीं करी। बाकी सर डे बाय डे जैसे ही आप लोग इन डिटेल्स में जाएंगे, कंट्री वाइज जाएंगे, तो आपको थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन करी किसकी? इंडिया की। इंडिया में स्टार्टिंग से ही आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कौन सी रही है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपने पॉइंट क्या पढ़ा? कि जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। बट द फ्लैगशिप, क्लियर, जिसको नाम दिया द फ्लैगशिप रोल जो था, इंपॉर्टेंट रोल जो था, वो किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर को। एंड प्राइवेट सेक्टर को जस्ट एक सपोर्टिव, जस्ट एक सेकेंडरी रोल की तरह ही क्या किया गया? नेक्स्ट आगे इंप्लीमेंट करवाया गया। क्लियर। बट सर आपको भी पता है कि सर मोस्टली जो यहाँ पे आप लोगों ने जो पॉइंट क्या किया, रीड आउट किया, आपकी जो 5 ईयर प्लान्स थी वो कोर एलिमेंट रहा हमारी कंट्री का। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जो स्ट्रेटेजी हम लोगों की रही, वो थी 5 ईयर प्लानिंग के थ्रू। क्लियर। सो 1951 में हम लोगों ने 5 ईयर प्लानिंग क्या करी, स्टार्ट करी, जिसमें मेन वही बात, मेन रोल प्ले किसको दिया गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हमने आगे रखा एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। क्लियर। कि ये सबसे ज्यादा क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि ऐसा प्रूव नहीं हुआ। क्लियर। उल्टा प्राइवेटाइजेशन करने से ही हमें अपनी इकोनॉमी को संभालना पड़ा, जो आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें करना पड़ा। तब तक अपनी इकोनॉमी ऑलरेडी रिसोर्सेज एंड ऑल सब कुछ क्या कर चुकी थी? डिप्लीट कर चुकी थी। तभी तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, नहीं अपने को क्या जरूरत पड़ी थी? क्लियर। एंड आफ्टर दैट सर हमारा जो यहाँ पे इनिशियली, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इनिशियली सारे थिंग्स बढ़िया चल रही थी, जिसको नाम इन्होंने दिया हंकी डोरी। क्लियर। कि ऑल ओके, सब कुछ फाइन चल रहा था, अच्छी डेवलपमेंट भी थी। बट अल्टीमेटली यहाँ पे जो पॉइंट था कि वाइल द स्टैब्लिशमेंट ऑफ, मतलब एग्रीकल्चर ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर। एंड प्लस इंडस्ट्रीज ऑफ आयरन एंड स्टील ने भी अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी को प्रोवाइड करी। ये इंडिया का हाल था। क्लियर। प्लस बट इसके पीछे जो बिहाइंड, जो हिडन कॉस्ट थी, हिडन कॉस्ट में क्या क्या वर्ड्स आए आपके पास? कि कॉन्स्टेंटली एक तो विशियस सर्कल ऑफ पब्लिक डेट, डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स एंड माउंटिंग लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसी को नजर नहीं आ रहे थे। बट डे बाय डे ये बढ़ते गए और अपनी इकोनॉमी को स्लो डाउन करते गए। क्लियर। सो बाय द 1990 ये पब्लिक सेक्टर के डेड वेट में इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि देयर इज अ नीड टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एंड तभी 1991 में हम लोगों ने एलपीजी, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से हम लोगों ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। तो अल्टीमेटली सर तब से लेके जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें, प्लानिंग कमीशन आपकी नीति आयोग से क्या कर दी गई? रिप्लेस कर दी गई। एंड इकोनॉमी इज बीइंग ड्रिवन लार्जली बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर। एंड द ग्रोथ स्ट्रेटजी इज नाउ इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब तो सर ग्लोबलाइजेशन आने से एक ग्लोबल जो है एक स्मॉल विलेज की तरह हो चुका है। आप यहाँ पे बैठकर पूरी कंट्री में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी किसी के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं।
क्लियर। बट ये तो था इंडिया का सिस्टम। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की पाथ स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, सर रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश कब हुआ? 1949 में। क्लियर। सबसे पहले मतलब इन्होंने जो चीज करी वो क्या करी, नेशनल रिसोर्सेस को सबसे पहले अपने अंडर कर, मतलब इनकी इकोनॉमी स्टार्टिंग से मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थी, इन्होंने स्टेटिज्म करी। स्टेटिज्म का मतलब क्लियर, गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या वर्ड? गवर्नमेंट कंट्रोल। मतलब सर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनकी ऑनरशिप विद द क्या होगी? स्टेट। एंड द स्टेट इज टू डिसाइड द थ्री इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड कहने का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट अगर चलेगी तो किसकी चलेगी? गवर्नमेंट की चलेगी, स्टेट की चलेगी। प्राइवेट पर्सन अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते थे। क्लियर। और हिस्टोरिकली द डेवलपमेंट ऑफ जो चाइना का जो पाथ था उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक था प्री 1978, एक था पोस्ट 1978। क्लियर। बिकॉज द मेन ग्रेट जो नेक्स्ट आगे प्रोलेटेरियन कल्चर जो नेक्स्ट आगे फॉर्म किया गया, क्योंकि 1978 में इन्होंने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या कर दिए थे? लॉन्च, जो आप आज का हमारा क्या है कॉन्सेप्ट। तो प्री टाइम पीरियड में इन्होंने दो चीज मेन करी। सबसे पहला एक वर्ड इनका क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कब लॉन्च किया गया? एंड इस ग्रेट लीप के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या प्रमोशन करी? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एट देयर बैकयार्ड, कि मतलब घर घर पे जहां मिले आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, प्रोडक्शन करिए। क्लियर। और प्लस प्लस सबसे बड़ा मेन चीज कि सर अगर हर पर्सन इंडस्ट्रियलाइजेशन में लग गया तो एग्रीकल्चर कौन करेगा? एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसको नाम क्या दिया? कम्यून सिस्टम। कम्यून मतलब कलेक्टिव फार्म। क्लियर। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। क्लियर। एंड आफ्टर दैट मतलब नियरली 26,000 communes covered almost the entire population engaged in the agriculture. इवन इन्होंने एक्सपर्ट्स फ्रॉम द रशिया जो बुलाए थे ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए, बट ड्यू टू आपको पता है कि सब्सिक्वेंटली ये एक्सपर्ट्स को विड्रॉ कर लिया गया था बाय द रशिया, ओइंग टू डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स। कोई भी नहीं अलाउ करेगा कि हमसे ज्यादा ग्रो तुम करो। तो रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स क्या कर लिए? वापस कर लिए, और ये बात इनको लगी दिल पे। क्लियर। और इन्होंने नेक्स्ट टाइम से जो नेक्स्ट आगे जो इन्होंने चलाया, मतलब काफी ग्रोथ भी डाउन गई, एग्रीकल्चर भी डाउन गया, जिसके कारण 30 मिलियन जान लोगों की गई। क्लियर। मतलब बहुत बड़ा एक, इसीलिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। 30 मिलियन, 30 मिलियन में 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 3 करोड़ लोग हो गए। समझ गए ना, इतनी पॉपुलेशन को अपनी जान से हाथ धोना बैठा पड़ा। क्लियर। फिर आगे जाके जो वर्ड चला, जो नया पर्सन जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो चेयरमैन था, दैट इज माओ जेडोंग। इसके बिलीफ्स पे, इस पे थोड़ा लोगों ने ज्यादा विश्वास करा क्योंकि इसने हालात पहले से काफी सुधारे। क्लियर। तो अल्टीमेट इस प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में इन्होंने जो मेन चीज करी कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को भेजा जाए ताकि उनको क्या बनाया जाए? एक्सपर्ट बनाया जाए। वही बात है ना, इनको याद थी कि रशिया ने कैसे अपने एक्सपर्ट्स वापस बुला लिए थे, उसके कारण हमें क्या क्या फेस करना पड़ा था। उस चीज से इनको प्रॉपर एक बार अच्छा सबक मिल चुका था। तो इन्होंने पहले अपने आप को ह्यूमन डेवलपमेंट करने पे ज्यादा फोकस करा कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को क्या किया जाए? एक्सपर्ट किया जाए, जो हमारी कंट्री के लिए ही क्या करेंगे? काम करेंगे। क्लियर। जिसको तुम बोलते हो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, कि अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्या करा? अच्छा करा, इंप्रूव करा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज आगे, और डे बाय डे सर इस कल्चरल रेवोल्यूशन ने सक्सीड करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे रिसेशनरी साइकिल से चाइना बाहर आना क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। इट ऑल्सो सक्सीड इन इम्पोजिंग माओइज्म, मतलब एक आइडियोलॉजी, एक पर्सन मिल गया इनको जो ऐसे बिलीफ का था, जो इसने चाइना की सिचुएशन को क्या करा? बहुत इंप्रूव करा। क्लियर। फिर आफ्टर दैट द मेन कॉन्सेप्ट जो आज का हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज ड्यूरिंग द पोस्ट 1978। सर व्हाट डू यू मीन पोस्ट 1978? ऐसा क्या हुआ था? 1978 में चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या कर दिए थे? इंट्रोड्यूस। क्लियर। दिस इज द फर्स्ट कंट्री अमंग द थ्री, दिस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सबसे पहले क्या करा? अडॉप्ट करा। क्लियर। हाँ जी दक्षिता, पढ़ना। ड्यूरिंग द पोस्ट 1978 पीरियड, मतलब इनको भी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई थी कि स्टेटिज्म ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल, वैसे वही 20 साल भी बहुत थे, बहुत थे सर। मतलब अल्टीमेट 20 क्या 30 से भी प्लस हो गए, 1949 से ले लो।
क्लियर। तो अल्टीमेटली अप्रोक्स 29 ईयर्स तक ये स्टेटिज्म में रहे हैं, तब तक तो संभाल गए। यही तो मेन टाइम पीरियड था गवर्नमेंट रिसोर्सेज को संभालने का, तब क्लियर कर लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी कंट्री को स्टेटिज्म से कन्वर्ट किसमें कर दिया, मार्केट इकोनॉमी में। क्लियर, पढ़िए। बेसिकली इट इन्वॉल्व्ड अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब सिर्फ अपना अपना काम करना, ग्लोबलाइज ना करना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट ना लेना। आपने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को कन्वर्ट किसमें करा, ओपन इकोनॉमी, वेयर यू आर टेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वैसे भी सर 1978 तक आपकी इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी थी, सक्सेसफुल हो चुकी थी। ये लास्ट वाला प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियां इतनी हैं, फिर उनको चलाने चलाने के लिए, और तुम रिसेशन से निकल कर आए थे, फिर चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्लोज्ड इकोनॉमी रहते तो कहाँ इतना पैसा लेके आते, इतने रिसोर्सेस कहाँ से लेके आते। इन्होंने क्या करा, कहते अब शिफ्ट लेने का टाइम है, अब स्टेटिज्म छोड़ के मार्केट इकोनॉमी में आ जाओ, प्लस क्लोज्ड इकोनॉमी छोड़कर ओपन इकोनॉमी में आ जाओ। लोगों से पैसा पकड़ो, प्रोडक्शन करो, पैसा कमाओ, तुम भी खाओ तुम भी, सिंपल सी बात। क्यों ना पैसा कमाया जाए, ये इनकी मेन गेम थी। आगे नेक्स्ट इज दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द टू फेसेस एज अंडर। पहला फेज, फर्स्ट फेज पढ़िए जी। इन द फर्स्ट फेज reforms were introduced in the agricultural sector. Yes. These reforms led to withdrawal of the commune system of farming. पहली बात कि विड्रॉल ऑफ कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, जो तुम लोगों ने पहले चलाया था ना ग्रेप लीफ फॉरवर्ड में, उसको विड्रॉ करो, बाहर निकालो। क्लियर, क्योंकि पहला गलत था ना, वैसे भी कौन सा प्रूव हुआ, ना तो प्रॉपर फार्मिंग हो पाई, ना तो मुझसे कोई इनकम जनरेट कर पाए। तो फर्स्ट रिफॉर्म्स, फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स जो था वो किसके लिए था सर, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। पहले आप इसको अंडरलाइन करिए। फिर लास्ट में जो हंगर स्टारवेशन फिर भी रही, 30 मिलियन लोगों की जान गई, मतलब फेलियर तो रही ना उस चीज की। वही कि ना तुम इंडस्ट्री में प्रॉपर ग्रो कर पाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि 26,000 आपने कम्यून्स तैयार कर लिए तो मतलब सक्सेसफुल हो गए, वो तो एक नंबर बता कर गया। अगर फेलियर हुई तभी लोगों की जान गई ना। तो हमने कलेक्टिव फार्मिंग को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि सर ये मेथड अपने आप में सही नहीं, कि कुछ लोग बनाएं और बाकी सब खाएं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। क्लियर, पढ़िए सर। द रिफॉर्म्स, द कम्यून लैंड वाज डिवाइडेड इनटू। पहले कम्यून लैंड क्यों थी, कलेक्टिव फार्मिंग क्यों थी, क्योंकि रिसोर्सेज ना तेरे थे ना मेरे थे, किसके थे। अब इकोनॉमी कौन सी हो चुकी, मार्केट। गवर्नमेंट ने वो सारी लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा और बेचना शुरू कर दिया। मतलब आप अपना खुद का कोई रिसोर्स रख सकते हैं। आप अब नेशनल रिसोर्सेज नहीं है, प्राइवेट रिसोर्सेज भी हो चुके हैं। पढ़िए, द कम्यून लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू, ये याद रखना एक एक पॉइंट, अच्छा रिफॉर्म्स है। क्लियर, इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड एंड एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। तो एक चीज बता, जब तुम कॉमन रहकर काम करते हो, सर कोई पर्सन बिलीव करता है कलेक्टिव फार्मिंग में, कोई पर्सन नहीं करता। अब इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, तेरी अपनी जमीन है, तो अगर तू काम करेगा किसके लिए करेगा, खुद के लिए करेगा ना, तो ज्यादा आउटपुट आने के चांसेस। इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये वहां पे लाए गए। क्लियर, आगे बढ़िए। सिग्निफिकेंट इट इज टू नोट दैट, यस, the land was allocated only for the purpose of farming. हाँ, devoid of ownership rights. बिल्कुल सिग्निफिकेंट नोट तो ये था कि लैंड जो एलोकेट की गई थी, पक्के तौर पे नहीं, लैंड जो आपको एलोकेट की गई थी कि ये फार्मिंग के लिए आपने लैंड यूज करनी। Here, devoid of its ownership rights. Yes, thus the farmers were in a way tenants of the government of China. है तो किराएदारी हो गए काइंड ऑफ। Here, not the owners of the soil. रिसोर्सेस तो स्टिल फिर भी किसके थे, सरकार के थे, बट हमने ना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटियां बांट दी। काम पहले भी वही था, आज भी वही है, पर पहले गलती पता क्या हो रही थी, कलेक्टिव फार्मिंग के नाम से। अब इंडिविजुअल फार्मिंग के नाम से हमने उसको क्या करा, प्रमोट करा। क्लियर, कि बस अल्टीमेटली ये जमीन आपको एलोकेट कर दी गई, एलोकेट करने का मतलब सिर्फ फार्मिंग के लिए। क्लियर, ऑनरशिप नहीं दे रहे, फार्मिंग के लिए, और इसके ऊपर प्रोडक्शन करना, लीज पे देना, रेंट पे देना, कि आप काम करिए, प्रोडक्शन करिए और नेक्स्ट आगे पैसा जनरेट करें। क्लियर, नेक्स्ट इज हाउ एवर
the allottees were allowed to keep their income from farming with themselves. अब ठीक है, आप सरकार को उसके बदले में क्या देते रहो, किराया देते रहो, बाकी पैसा जो बचा आप अपने पास रखो। जैसे नॉर्मल किराए पे जमीन नहीं लेते क्या, कि किराए पे जमीन ली, खेती करी, पैसे आए, किराया दिया, बाकी मैंने खुद रख लिया, जो नॉर्मल चलता है। नॉट दो नॉट विदाउट द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस, और टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे। और बोलो, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर प्रोवाइड कर दी गई थी। मतलब इन शॉर्ट अगर तुम्हें समराइज करना हो, क्या वर्ड यूज करोगे कि फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहली बात किसके लिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ा स्टेप क्या था, कम्यून सिस्टम को विड्रॉ करना, पहले तो वो बंद कर दिया। एंड आफ्टर दैट रिसोर्सेस को हमने एलोकेट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें इंडिविजुअल फार्मर्स अपनी जमीन लेकर, जमीन मतलब किराए पे लेकर, जस्ट एज अ टेनेंट टू द गवर्नमेंट, क्लियर, कि टेनेंट टू द गवर्नमेंट होकर उस जमीन के ऊपर फार्मिंग करेंगे। क्लियर, टीलर्स ऑफ द सॉइल, नॉट द ऑनर्स। क्लियर, टीलर्स ऑफ द सॉइल बनकर उसके ऊपर अपनी खेती करेंगे, सरकार को किराया देंगे। क्लियर, इवन सर इन्होंने क्या लिख दिया था, दो नॉट विदाउट द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस, कि आपसे कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लिए जाए, जो नॉमिनल चार्जेस अगर सरकार लेगी तो सिर्फ वो नॉमिनल चार्जेस देने होंगे, किसी तरह का कोई कर, किसी तरह का कोई टैक्स